जय संविधान। जय संविधान। आज बड़े महत्वपूर्ण दिन अमिताभ जी, आपकी बात हम सुनना चाहेंगे क्योंकि पिछले डिबेट में आपने एक डायलॉग बोला था कुछ कुत्ते और बिल्ली के बारे में। वो तो विस्तृत रूप से आपका विशेष अधिकार है, आप उसको बताएं। लेकिन अभी तक की गणना, क्योंकि अभी हम लोग 11 बजे हैं 3 तारीख को, और जब ये हमारे दर्शक श्रोता इस कार्यक्रम को देखेंगे 4 तारीख के सुबह 8 बजे देखेंगे, तो हो सकता है कि वो हो जाए जो कि बंगाल में आपने देखा था ममता बनर्जी के साथ, पिछले चुनाव में भी हुआ और इस चुनाव में भी हुआ कि 16 राउंड तक ममता बनर्जी जीतती रही, फिर लाइट चली गई, लाइट बंद हो गई और उसके बाद ममता बनर्जी हार गई। लेकिन अभी तक जो आपके बिल्कुल पास की कॉन्स्टिट्युएंसी है बांकीपुर बिहार की, उसके जो अभी तक रिजल्ट्स के इंडिकेशंस मिले हैं और तीनों राउंड के इंडिकेशंस मिले हैं, उससे यह पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर हर राउंड में आगे चल रहे हैं और आरजेडी बहुत पीछे है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच में है और प्रशांत किशोर हर राउंड में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो यह पता चल रहा है, जब तक हेरफेर शायद बहुत ज्यादा नहीं हुई है, कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे। अब सवाल यह है कि बांकीपुर वो सीट है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सीट है और पहले उनके हमारे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पिताजी विधायक थे और उसके बाद नितिन नवीन वहां से विधायक हैं। अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो कई कारण इसके हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि बिहार के युवा लोग एक ऐसे कैंडिडेट को तवज्जो देते हैं जो उनके जो समस्याएं हैं उससे अपने को कनेक्ट करता हो। और हमारी बात है, प्रशांत किशोर युवाओं को प्रेरित करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट है। ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि बांकीपुर के अंदर कांग्रेस ने भी प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया था, नंबर 1। नंबर 2, ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये जो जेंजी का आंदोलन हुआ, इस जेंजी के आंदोलन ने युवाओं को बहुत ज्यादा परेशान किया और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन भड़का और बिहार के अंदर AK-47 चली और बच्चों को पीटा गया, तो बच्चों में और बच्चों के परिवारों में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया हुई और वो प्रतिक्रिया की शुरुआत बांकीपुर से देखने को मिल रही है, जिसमें वो सीट जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 40-45 हजार वोट से जीती थी, इस बार हारती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि युवा अब बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे और पार्कों में जो व्हाट्सएप अंकल जाके बकवास करते हैं उसको सुनने के बजाय अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हैं और इसकी पहली झलक हमको बांकीपुर में दिख रही है। लेकिन मैंने कहा कि मैं तो चलिए दूर बैठा हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो बिहार की राजनीति के बारे में उतना ज्ञान भी मुझे नहीं है और आप तो वहां बैठे हैं और आप हर चीज में बड़ी पैनी निगाह रखते हैं और दास बोले बिंदास आपका बड़ा प्रेसिड चैनल है, पूरे हिंदुस्तान में मुझे भी खबरें मिलती रहती हैं। हजारों आपके प्रशंसक मुझे फोन करते हैं कि साहब अमिताभ जी का फोन नंबर मुझे दे दीजिए, बड़ा बेबाक बोलते हैं, बड़ा बिंदास बोलते हैं। तो चलिए, तो मैं आपसे अमिताभ जी ये जानना चाहता हूं कि ये इसकी विश्लेषण कैसे करेंगे अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता का अदृश्य हाथ न चला और बांकीपुर के अंदर प्रशांत किशोर जीत गए, इस जीत को कैसे इंटरप्रेट करते हैं आप? जी धन्यवाद। दर्शकों को मैं बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका। देखिए, बांकीपुर जो विधानसभा सीट है पटना का शहरी विधानसभा सीट है, संयोग से मैं भी वहीं बैठा हुआ हूं और पहले इसका नाम पटना पश्चिम हुआ करता था, फिर कुछ साल से इसका नाम बांकीपुर है। और यहाँ से नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे, बिहार सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे, जो नितिन नवीन अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा चले गए हैं। तो नितिन नवीन ने उन्होंने ये सीट खाली कर दी। जैसा कि नियम है कि कोई सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर वहां उपचुनाव होता है, सीट को भरने के लिए बाईपोल होता है। तो 30 जुलाई को बांकीपुर में मतदान हुआ और आज यानी 3 अगस्त को वोटों की गिनती चल रही है। बिल्कुल मेरे बाजू में ही एक AN कॉलेज है, वहीं वोटों की गिनती हो रही है। अब अभी तो देखिए शुरुआती राउंड है, लेकिन शुरुआती राउंड में प्रशांत किशोर को बहुत अच्छी खासी बढ़त जिसको कहते हैं, लगभग 50% वोट सिर्फ उनको मिले हैं और बाकी 50% में बाकी उम्मीदवार जो है उनके वोट बटे हुए हैं।
प्रशांत किशोर के बाद दूसरे नंबर पर भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा है। तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल की श्रीमती रेखा गुप्ता है। अब देखिए, मैं बांकीपुर का एक महत्व समझाता हूं। ऐसे देखिए तो बांकीपुर सिर्फ एक सीट है। यदि ये भाजपा हार भी जाती है तो बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा में, 202 सीटें एनडीए को है, प्रचंड बहुमत है। तो ऐसे आप देखिए तो आप कहेंगे कि एक सीट से क्या होता है, क्या जाता है। लेकिन बांकीपुर में अगर रिजल्ट, जो फिर आपने कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कुछ चमत्कार नहीं करें और बिजलियां नहीं चली जाए और सीसीटीवी कैमरे नहीं खराब हो जाए और 16 राउंड के बाद अलग रिजल्ट नहीं हो जाए, अगर हम मान के चले कि ये रिजल्ट शाम तक कायम रहेगा और प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो ये बांकीपुर बिहार की राजनीति की दशा और दिशा को बदल देगा, सीधे शब्दों में बदल देगा। और दो लोगों की तो नाक कट रही है। एक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, क्योंकि उनके सीएम बनने के बाद ये पहला मतलब चुनाव था। दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो खैर नितिन नवीन तो हो सकता है नाक कटने के बाद भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले ले, आजकल दुनिया बढ़ गई आगे, और नाक की मरम्मत करवा ले। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए तो ये कुर्सी जाने का खतरा हो सकता है और बहुत संभावना है कि अभी जो केंद्र में मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो बिहार के सीएम बन सकते हैं। देखिए, जब नीतीश कुमार और पलटू राम हटे थे अप्रैल में, उस समय भी दौड़ में सबसे आगे नित्यानंद राय ही चल रहे थे मुख्यमंत्री बनने के। लेकिन एक तरह से पलटू राम ने जिद बांध ली भाजपा आला कमान के सामने कि लवकुश समीकरण का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं। नीतीश कुमार खुद कुर्मी हैं, सम्राट चौधरी कोयरी हैं। तो एक तरह से नीतीश कुमार ने ये जिद ठान ली और भाजपा इस मुद्दे को बहुत तूल देना नहीं चाहती थी। तो भाजपा ने कहा कि चलो भाई सम्राट चौधरी तुम ही चलो। तो सम्राट चौधरी आप कह सकते हैं एक्सीडेंटल सीएम है, एक पलटू राम की जिद की वजह से सीएम बन गए। लेकिन जो इनका 2-3 महीनों का कार्यकाल रहा है बहुत ही निराशाजनक रहा है, बहुत ही विवादित रहे हैं। और भरत तिवारी हत्याकांड में तो सीधे सीधे इनका नाम आया है। अब सम्राट चौधरी के लिए ये जो था बांकीपुर चुनाव, उपचुनाव, ये एक रेफरेंडम की तरह था, जनमत संग्रह की तरह था कि भाई लोग डिसाइड करेंगे कि आप कितने लोकप्रिय हैं। तो इसमें तो सम्राट चौधरी फेल कर जाएंगे, ये उनका लिटमस टेस्ट था, फेल कर रहे हैं और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और इसलिए पूरा बिहार बांकीपुर की ओर सांस रोक के देख रहा था और अभी तो मतलब पूरा बिहार इसी पर अटका हुआ है कि क्या हो रहा है। अब देखिए, मैं बताता हूं, जब बांकीपुर की अधिसूचना निकली थी कि यहाँ उपचुनाव होगा, नोटिफिकेशन होगा, उस समय भाजपाइयों का जो आप अहंकार कहते हैं वो एकदम चरम पर था। और भाजपा के सीनियर नेता कह रहे थे कि भाई बांकीपुर में तो हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा। मतलब इसको एकदम मान रहे थे कि भाई इसमें तो बांकीपुर में तो क्या मुकाबला होगा। माहौल तब बदल गया जब जन स्वराज पार्टी के फाउंडर जो है, सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर ने एंट्री मार दी। अब प्रशांत किशोर की देखिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं। फिर 2-3 साल पहले उन्होंने अपना राजनीतिक दल बना लिया, जन स्वराज पार्टी। उसके पहले उन्होंने 2 साल तक बिहार की पद यात्रा की, बहुत मेहनत की। और पिछले नवंबर में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए उसमें जन स्वराज पार्टी की आप कह सकते हैं बहुत निराशाजनक स्थिति रही। एक भी सीट उनकी को नहीं मिली, खाता तक नहीं खुला। उसके बाद तरह तरह की बातें हुई, लोग कहने लगे कि अब ये पार्टी खत्म कर देंगे, बिहार छोड़ के चले जाएंगे, दिल्ली में बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन फिर प्रशांत किशोर बिल्कुल दमखम के साथ निकले और उन्होंने एक नया आश्रम बनाया पटना के पास बिहटा में, बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है, बिहार नवनिर्माण आश्रम, उसमें वो शिफ्ट कर गए और उन्होंने बांकीपुर से पर्चा दाखिल कर दिया, जो उस समय एक बहुत ही जोखिम भरा काम लग रहा था। ये है। उसके बाद प्रशांत किशोर के आने के साथ ही पूरी जो फिजा कहते हैं वो बदल गई और उसके बाद भाजपा ने एक के बाद एक घबराहट में, जिसको कहते हैं, कदम उठाने शुरू किए। पहला काम किया भाजपा ने कि अपना उम्मीदवार बदल दिया। पहले भाजपा ने अभिषेक सिन्हा बंटी को खड़ा किया था, जो एक टुटपुजिया कार्यकर्ता था, और कहा गया कि कार्यकर्ताओं का भाजपा बहुत सम्मान करती है। अभिषेक सिन्हा बंटी आए, उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया, धूमधाम से किया, उनके नामांकन में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह दिया कि मैं पारिवारिक कारणों से नहीं लड़ूंगा।
और उसके बाद नीरज सिन्हा को टिकट मिल गया, वो भी छोटे मोटे टुटपुजिया कार्यकर्ता ही हैं। प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा के राजनीतिक कद में कोई तुलना नहीं है, राजा भोज और गंगू तेली का मामला है। ये काम भाजपा ने किया, उम्मीदवार बदला। उसके बाद भी भाजपा की घबराहट कायम रही, तो इन्होंने पुराना जो इनको ऑपरेशन लोटस होता है वो चलाया और जन स्वराज पार्टी में तोड़ फोड़ कर दी। एक केसी सिन्हा है, बिहार के बड़े गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, कई किताबें उन्होंने गणित पर लिखी है, उनको जन स्वराज से तोड़ के भाजपा में शामिल कराया गया। कहा जाता है कि उनको कुलपति बनने का वादा किया गया है, वाइस चांसलर बनाने का। उसके बाद भी भाजपा को लगा कि भाई मामला अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, तो प्रशांत किशोर के खिलाफ 40 स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी की गई। 40 स्टार प्रचारक, जिसमें आपको भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से लेके जो मनोज तिवारी हैं, सांसद रिंकिया के पापा, सब लोग आ गए। और जैसे महाभारत में एकदम एक चक्रव्यूह रचा था कौरवों ने अभिमन्यु के को घेरने के लिए, तो उसी चक्रव्यूह की याद आ गई। उसके बाद भी भाजपा को लगा कि नहीं मामला बन रहा है, तो जो जनशक्ति जनता दल है, लालू के बड़े बेटे की पार्टी है, तेज प्रताप यादव की पार्टी, ऐसे उसका खास वजूद नहीं है बिहार में, लेकिन उसके उम्मीदवार का नामांकन रद्द करा दिया गया, क्योंकि उसकी उम्मीदवार वैश्य समुदाय से आती थी और भाजपा को लग रहा था ये हमारे वोट काट लेगी। फिर भी बात नहीं बनी, तो प्रशांत किशोर के एक सहयोगी हैं, होटल व्यवसायी हैं, होटल चलाते हैं, उनके होटल पर इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया गया, उनके सारे रजिस्टर लेके आयकर वाले चले गए। तो उसके बाद भी भाजपा की बात नहीं बनी, तो भरत तिवारी के परिजनों की मुलाकात करवाई गई सम्राट चौधरी से, क्योंकि भरत तिवारी की हत्या भी एक बड़ा मुद्दा बन रही थी बांकीपुर में, और सम्राट चौधरी ने उसके बाद कहा कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और भरत तिवारी की मां से प्रशांत किशोर पर झूठे आरोप भी लगवाए गए कि ये मुझे बांकीपुर में प्रचार के लिए बुला रहे हैं। ये सारे काम हुए। बिहार बंद के रोज लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की गिरफ्तारी हो गई झूठे मामले में, क्योंकि उसने प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर दिया था। इसके अलावा जो पटना के सीनियर एसपी महोदय हैं कार्तिकेय शर्मा, वो एकदम भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता बन गए और आईपीएस की वर्दी पहनकर उन्होंने भाजपा के लिए जो कहते हैं पूरी गुंडई की। मतदान के एक रात पहले घर में घुस घुस के जन स्वराज कार्यकर्ताओं को उठाया गया है, दर्जनों कार्यकर्ताओं, जो एक तरफा कार्रवाई होती है पुलिस की, एक तरफा कार्रवाई की गई। और मतदान के दिन भी पूरी धांधली हुई है, सब कुछ मतलब जिसको आप नंगा नाच कह सकते हैं वो हुआ। इन सब के बावजूद यदि भाजपा हारती है तो आप समझ सकते हैं कि गुस्सा लोगों का कितना बड़ा था। बीच में भाजपा की किस्मत जो खराब हो गई कि इसी बीच जनजी आंदोलन शुरू हो गया, और इस जनजी आंदोलन को दिल्ली हो, पटना हो, हर जगह भाजपा ने जो कहते हैं बहुत ही दमनकारी तरीके से कुचलना चाहा, जिस पर पूरी दुनिया अवाक हो गई कि ये क्या हो रहा है। अब दिल्ली में पुलिस वाले नेम प्लेट हटा के आ गए, कहीं पैलेट गन्स चलने लगे, कहीं पर लड़कियों के कपड़े फाड़े जाने लगे, कहीं पर बच्चों को गिरा गिरा के पीटा जाने लगा, लगता है कि उनकी जान ही ले लेंगे हम। बिहार में तो AK-47 चल गया सिवान में, बताइए AK-47 चल गया बच्चों पर, अब इससे बड़ी बात क्या होगी। और उसी बीच बांकीपुर का चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा कि भैया एक एक लाठी का हिसाब दे दीजिए, है ना, एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। तो अब जो है भाजपा बहुत बुरी तरह से घिर गई है, और शाम आते आते फिर वही ज्ञानेश गुप्ता वाली बात छोड़ दें तो भाजपा की हार तय है। फिर भाजपा की वही घिसी पिटी बातें आएंगी कि ठीक है हम लोग आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, है ना, पब्लिक का जो ये आदेश है सर आंखों पर, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रशांत किशोर तो रातों रात हीरो बन जाएंगे, नितिन नवीन और सम्राट चौधरी जीरो बन जाएंगे। हो सकता है सम्राट चौधरी को दिल्ली दरबार में तलब किया जाए कि भाई 6 महीने बाद यूपी में चुनाव है, ऐसे ही चढ़ावा चोरी हमारे गर्दन की हड्डी बन गई है ना, ऐसे ही पप्पू यादव पर हम लोग चाकू से हमले करवा रहे हैं, और उसमें तुमने क्या किया कि अब पटना शहर में अपनी नाक के नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हाथ से निकल गई। तो ये आप कहिए कि एक बिहार में राजनीतिक भूकंप आ चुका है, और शाम होते होते तो इसका और ज्यादा आप असर देखेंगे। ये राजनीतिक भूकंप है, सियासी जलजला है जी। अच्छा अमिताभ जी, आपने भी संदर्भ लिया, मैं भी सोच रहा था इस विषय पे आपसे पूछूंगा। देखिए ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट लड़े और इलेक्शन पार्लियामेंट का जीते,
मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़के जीतना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो जीते। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लोकसभा संसद के अंदर, संसद के माने प्रांगण में, संसद के बाहर सब अपोजिशन वालों ने जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए कि भाई देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा मर्माहत हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर ये आरएसएस, बीजेपी और बीएचपी वालों ने चोरी कर ली। उसको जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक मंचन किया। पप्पू यादव गेरुआ वस्त्र पहन के बैठे और उसके बाद लोगों ने चंदा डाला और उसके बाद दिखाया गया किस प्रकार से लोगों ने चंदा दिया और ये लोग जो है चंदा चोरी करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रोल आर्मी है वो चालू हो गई, लोगों को गाली देने लगी। और उसके बाद पप्पू यादव पे कल जब वो पत्रकार सम्मेलन कर रहे थे, उनके अपने समर्थक भी थे, बुलंदशहर के 2 सवर्ण समुदाय के लोग आए, उन्होंने बड़े चाकू से उन पर हमला करने का प्रयास किया, उन्हें धर दबोचा गया। और उसके बाद ट्रोल आर्मी चालू हो गई कि पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान किया है। देखिए, मैं तो गर्व से कहता हूं, आप तो नहीं, आप तो कहते हैं कि आप तो नास्तिक हैं, मैं तो कहता हूं मैं सनातनी हूं। भाई देखिए, मेरे को मर्माहत में हुआ था, मेरे को बहुत ज्यादा चोट लगी थी जिस दिन मुझे पता चला था आस्तिक होने के कारण कि भाई भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी करने वाला, तो उससे तो भावना आहत नहीं होती है, लेकिन उसका मंचन करने वाला और उसके बारे में जनता को आगाह करने वाला कि भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी करने वाला सनातनी नहीं हो सकता। तो जैसा पप्पू यादव पे इन्होंने आक्रमण किया, जैसे ये जनजी पे कर रहे हैं, बच्चों पे कर रहे हैं, वैसा ही इन्होंने पप्पू यादव पे किया। इसका मैंने गुंडागर्दी के पराकाष्ठा, बिल्कुल एक प्रकार से तंत्र को खोल दिया गया है कि आप चोरी से मर्माहत नहीं होते, उसके मंचन से जिसे जनता तक बात पहुंच जाए उससे आप आहत होते हैं। फिर राहुल गांधी पे भी इन्होंने एफआईआर लिखा दी, फिर उन्होंने अवधेश प्रसाद पे भी एफआईआर लिखा दी, पप्पू यादव पे आक्रमण कर दिया। तो इस पे आपका क्या विचार है कि क्या इतना ज्यादा ये लोग अब परेशान हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले या ट्रोलर्स इतने ज्यादा भस्मासुर पैदा हो गए कि ये जरा भी अगर इनको लगता है कि ये जो चोरी है या ये जो जनजी के ऊपर आक्रमण हुआ है इसको कोई मंचन करे या जनता तक पहुंचाने का प्रयास करे, तो ये हत्या से भी नहीं झिझकेंगे जैसा कल लगा। तो ये जो पप्पू यादव पे अटैक हुआ है, इसे आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? नहीं, ये तो देखिए इनकी जो राम भक्त हैं भाजपाई लोगों की बौखलाहट को दिखाता है, विशुद्ध बौखलाहट। मैंने अभी अर्ज किया कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा, भाजपा के जो आंतरिक सर्वेक्षण हुए हैं, जो इंटरनल सर्वेज हुए हैं, उसमें कहा गया है कि भाई भाजपा की हालत बहुत पतली है। चढ़ावा चोरी का मामला ये लोग 200 करोड़ करते रहे, असल में वो 1000 करोड़ के ऊपर है। और जिस तरह व्यवस्थित तरीके से चोरी हुई है, लूट हुई है, सारे सीसीटीवी कैमरे खराब किए गए, जिस तरह से चंपत राय को बचाया गया, जिस तरह अब तक कोई बुलडोजर नहीं दिखाई दिया है मैदान में, तो एकदम जनता का विश्वास गहरा गया है कि भाई ये बड़े बड़े टॉप राम भक्तों की मदद से ये हुआ है। उस पर से बीच में जेनजी का आंदोलन हो गया, ये तो नीम पर करेला चढ़ गया भाजपा के लिए। तो अब ये लोग पूरी तरह बौखलाहट में है। बीच में चढ़ावा चोरी का मामला थोड़ा 1 महीने तक थोड़ा ठंडा हो गया था, क्योंकि ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा था, कॉकरोच मूवमेंट, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब में थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। अब वो मामला फिर आया है। देखिए, पप्पू यादव के 1-2 रोज पहले वही काम डिंपल यादव ने भी किया था, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। उन्होंने इतनी नाटकीयता नहीं दिखाई थी, लेकिन उन्होंने भी यही ऐसा एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था, एक प्रहसन किया था, और एक दान पेटी को रखा था जिसमें लोग पैसे लेकर आते थे और फिर वो दान पेटी लेके भागते थे। ये तो प्रहसन था, नुक्कड़ नाटक था, सीधे शब्दों में कहे तो राजनीतिक व्यंग्य था। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश का संविधान देता है, उसके तहत ये एक राजनीतिक व्यंग्य था, पॉलिटिकल सटायर था। पप्पू यादव एक थोड़ा अलग किस्म के आदमी है, अब तो काफी सीनियर हो गए हैं, छठी बार सांसद बने हैं, और बड़ा मतलब शरीर से भी भारी भरकम है, ऐसे भी राजनीतिक वजन भी काफी ज्यादा है। तो थोड़ा उन्होंने इसी को ज्यादा नाटकीयता दे दी। उन्होंने बाकायदा भगवा वस्त्र पहन लिया और भभूत तिलक चंदन सब लगा के बिल्कुल बाबा बन गए। और उन्होंने जब ये रखा तो उस पर जाकर आपको राहुल गांधी ने भी चढ़ावा दिया थोड़ा, और उसके बाद ये लोग भागने लगे। अब इससे ये जो पूरा जो तंत्र है, पूरा इकोसिस्टम जो भाजपा का है, ये जो गोबर गोमूत्र गिरोह है, ये गोबर गोमूत्र गिरोह बिल्कुल मतलब आप क्या कह सकते हो, उसको मिर्ची लग गई। अब उसके बाद ओम बिरला डांट फटकार करने लगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, ओम बिरला को बताइए, मर्यादा याद आ गई, कम बड़ा चमत्कार है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अब पप्पू यादव की
संवाददाता सम्मेलन में एक दो लोग चाकू लेके पहुंच गए, तो बड़ी गंभीर बात है। मान लीजिए एक वो माननीय सांसद है, मान लीजिए उनको पहले पकड़ लिया गया और यदि वो चाकू से हमले करते तब क्या होता। उसके बाद देखिए ये लोग कितने पाखंडी हैं जो कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई। अरे अभी नितिन नवीन के रोड शो में हनुमान जी को भाजपा का झंडा फहरा के नचा दिया गया, उससे क्या सनातन की भावना नहीं आहत हुई? ये किस, आपने कहा ना कि आप सनातनी हैं, तो किस धर्म ग्रंथ में आपने पढ़ा है कि हनुमान जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी? आप बताएं मुझे। उससे इनकी भावना नहीं आहत हुई? जब नरेंद्र मोदी हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाते हैं आसमान में, चरखी में, तो उससे आपकी भावनाएं नहीं आहत हुई कि ये प्रधानमंत्री का अहंकार चरम पर है, इन्होंने हनुमान जी को पतंग बना दिया? और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो भाजपा ने ऐसे ऐसे पोस्टर जारी किए थे जिसमें राम को एकदम बच्चे के रूप में दिखाया गया था और मोदी जी का विराट स्वरूप दिखाया गया था और वे उंगली पकड़ के राम जी को ले जा रहे थे मंदिर। तो उस समय आपकी भावनाएं नहीं आहत हुई थी कि मोदी के जन्म होने से 1000 साल पहले से राम जी की पूजा हो रही है? तो और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी चढ़ावा चोरी हो गई राम मंदिर में, हनुमान जी की गदा चोरी हो गई, राम जी की शिलाएं चोरी हो गई, रामचरितमानस की चोरी हो गई, चरण पादुकाएं चोरी हो गई, उससे आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई। और एक आदमी ने जब इस चढ़ावा चोरी को मतलब के लिए आपको बेनकाब कर दिया, आप पर व्यंग्य कस दिया, तंज कस दिया, तब आप उसको लेके पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी आपके पीछे है, आपको सनातन विरोधी क्या क्या कहा जा रहा है। तो ये तो वही बात हुई जो एक छोटी सी बच्ची है, वो जो रुचिका सिंह है नोएडा की, उसके खिलाफ सब लोग पड़ गए हैं। ये वही लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर मोदी बन जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आंख में आंख डालने की हिम्मत नहीं है। चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है, गलवान घाटी खाली कराने की हिम्मत नहीं है। और एक 15 साल के एक बच्ची पर सब लोग पड़े हुए हैं कमर कस के। तो वही वाली शर्म की बात है। तो इन लोग की देखिए खिसियाहट का अब कुछ और छोड़ नहीं है और बौखलाहट में लोग अपने ही पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये लोग, इन्होंने अपने ही कोई मतलब ये कर दिया है, रुचिका सिंह पर हमले करके भाजपाइयों को जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान हो गया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि भाई आप एक छोटी बच्ची के खिलाफ किस तरह पढ़ते हैं, लगता है कि कोई वो आतंकवादी हो। और उसी तरह पप्पू यादव पर हमले करके या पप्पू यादव को गालियां देके इन्होंने दिखा दिया कि हमें सनातन से कोई लेना देना नहीं है, हमारी चोरी कोई पकड़ेगा तो हम उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, गालियां देंगे। जी चलिए अमिताभ जी, ये विषय बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे लगता है कि भाई देखिए, राम जन्मभूमि में जैसे चोरी हुई तो वहां तो चलिए अनिल मिश्रा साहब थे, वहां पे जी चंपत राय बंसल थे, गोपाल राव थे, सारे लोग थे। जी मतलब इसका मतलब क्या ये लोग मानते हैं कि जो ओबीसीज हैं और दलित हैं उनको गेरुआ वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है? और आपने देखा नहीं कि है। अयोध्या के कुछ तथाकथित संत कह रहे हैं कि पप्पू यादव को जिंदा जला देंगे और मार देंगे। मतलब उनपे कोई एक्शन नहीं हो रहा, जो जी खुलेआम मारने की जी, धमकी दे बिल्कुल रहे हैं उनपे कोई एक्शन नहीं बिल्कुल हो रहा। और नहीं पप्पू हो रहा। यादव और राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद पे एफआईआर लिखी जा रही है। लेकिन चलिए, जी भांग खुली हुई है, ये लोग अभी अपनी तानाशाही के रथ पे सवार हैं। एक देखते हैं एक मैं बांकीपुर में शाम। ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं दर्शकों को। ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। तो इस पर हम लोग कभी आगे चलकर चर्चा कर सकते हैं, अभी मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज दी है। जी हाँ चलिए, ये ऐसा ही होगा। जो 15 साल की बच्चियां हैं उनको रेप के थ्रेट्स मिलेंगे, उन पे जी एफआईआर होंगी, उनको धमकाया जाएगा, उनको जी पीटा जी जाएगा। और जो तथाकथित ये हमारे अपराधी हैं, सेंगर साहब हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह साहब हैं, इन लोगों को बाइज्जत बरी किया जाएगा। ऐसे लोगों की इज्जत होगी और छोटे छोटे बच्चों की बेइज्जती होगी। चलिए, अब हम लोग तो केवल चिंता व्यक्त कर सकते हैं और जी जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर जी बांकीपुर में कोई बेईमानी नहीं हुई और प्रशांत जी किशोर जीत गए तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बिल्कुल चलिए अमिताभ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद।